उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं चंचल। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में किसान की बात किसान के साथ इस श्रृंखला में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने नवाचारी प्रगतिशील खेती में जैविक खेती को अपनाकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनके व्यक्ति से व्यक्तित्व तक के सफ़र के हम भी साझेदार बनेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, फरवरी माह में किसान भाई रखें फसलों का विशेष ध्यान। ग्राफ्टिंग तकनीक से पाएं लौकी का अधिक उत्पादन। और भरतपुर में आत्मा परियोजना की बैठक का हुआ आयोजन। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन के नए विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का तृतीय दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया। समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए नए विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कम जमीन में अधिक पैदावार लेने की वर्टिकल फार्मिंग तकनीक को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप व्यावहारिक बनाने पर और अधिक कार्य करने की जरूरत है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए जरूरी है कि कृषि शिक्षा का प्रसार और इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिले। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हमारे पिछले कार्यकाल के समय जोधपुर, जोबनेर और कोटा में नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इस कार्यकाल में हमने विभिन्न जिलों में नए कृषि महाविद्यालय खोले हैं। श्री गहलोत ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में पीएचडी की उपाधियां और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को फरवरी माह में खेती के लिए ज़रूरी सलाह दी है। इसके तहत कृषि वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों में कीट और रोग की आशंका जताई है। फरवरी माह सब्जियों की बुआई के लिए सबसे अधिक उत्तम माना जाता है, लेकिन इस महीने में खतरे भी कम नहीं हैं। फरवरी महीने में जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों में कई तरह के रोग और कीट लगने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को उनकी फसल को रोग और कीट के खतरे से बचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ज़रूरी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मौसम में होता बदलाव फसलों के उत्पादन पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। ऐसे में फसलों में रोग और कीट के प्रकोप से उत्पादन क्षमता कम हो सकती है, इसलिए फसलों पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि आने वाले समय में बारिश की संभावना बढ़ सकती है, तो ऐसे में जिनके खेत में फसलें खड़ी हैं वो किसान किसी भी प्रकार का छिड़काव और सिंचाई ना करें। वैज्ञानिकों ने सलाह देते हुए कहा कि किसान इन दिनों खेत में भिंडी की अगैती बुआई कर सकते हैं। भिंडी की अगैती बुआई के लिए A4, परबनी क्रांति और अर्का अनामिका जैसी किस्में उत्तम हैं। इनकी बुआई के लिए खेतों को पलेवा कर देसी खाद डालकर तैयार करें। ऐसा करने से किसान ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं।
लौकी के अधिक उत्पादन के लिए किसान भाई 2G और 3G ग्राफ्टिंग तकनीक को अपना सकते हैं। इस तकनीक को अपनाकर किसान कृषि खर्चे में भी कमी ला सकते हैं। आज हम लौकी के उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक की बात करेंगे। लौकी की शाखा जब करीब 1 मीटर तक लंबी हो और उसमें 6 से 7 पत्तियां आ जाए तो उसकी शाखा के सबसे ऊपरी हिस्से को काट दें, जिससे वह और अधिक ना बढ़ सके। इस तरीके को 2G ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके बाद पौधों में नई शाखाएं आती हैं और यह शाखाएं पहली शाखाओं से करीब 1 मीटर लंबी हो जाएं तो उसी प्रकार से इसे भी ऊपरी सिरे से काट दें। इस प्रक्रिया को ही 3G ग्राफ्टिंग कहा जाता है। वहीं कुछ दिनों के बाद पौधों में तीसरी शाखा के हर पत्ते में मादा फूल आते हैं, जो एक बेहतरीन फल में बदल जाते हैं। 2G और 3G ग्राफ्टिंग उन सभी पौधों की जाती है जिन पौधों में अधिक शाखाएं आती हैं। किसी भी शाखा या बेल वाली सब्जियां जिनमें लौकी, खीरा, कद्दू, ककड़ी और करेला जैसी सब्जियों में 2G और 3G ग्राफ्टिंग फ़ायदेमंद साबित होती है, लेकिन लौकी का उत्पादन इस तकनीक से अधिक होता है। लौकी के पौधों से अधिक फल पाने के लिए उसकी बेल में एक नर फूल छोड़कर बाकी सभी नर फूल को तोड़ देना चाहिए। उसके कुछ दिन बाद ही उस बेल में साइड से एक शाखा आती है। फिर उस शाखा में जितने भी नर फूल होते हैं उनमें से एक छोड़कर बाकी सभी नर फूल को तोड़ दीजिए। इसके बाद शाखा को किसी भी एक लकड़ी से बांध दें ताकि वह शाखा वृद्धि करती रहे। ध्यान रहे कि पौधे में 3 से ज़्यादा शाखाएं ना होने पाएं। भरतपुर में आत्मा परियोजना की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रगतिशील किसानों को उन्नत किस्मों के बेरों की ग्रेडिंग और पैकिंग की जानकारी दी गई। आत्मा शासी परिषद भरतपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर ने की। बैठक में परियोजना निदेशक आत्मा भरतपुर योगेश कुमार शर्मा ने चालू वर्ष में किए गए कार्यों, प्रगति और जिला वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित प्रगतिशील किसानों से चर्चा करते हुए FPO बनाकर उनको कार्यशील बनाने पर जोर दिया। साथ ही FPO और व्यक्तिगत किसानों को फल सब्जी परिरक्षण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश प्रदान किए। इस दौरान कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के अधिष्ठाता डॉक्टर उदयभान सिंह ने भरतपुर जिले में पैदा हो रहे बेरों के परिरक्षण जैसे कैंडी बनाना, ग्रेडिंग, पैकिंग इत्यादि के लिए कृषक प्रशिक्षण आयोजित करने की बात कही। इस पर जिला कलेक्टर ने सहमति जताई। उन्होंने सहायक निदेशक उद्यान की ओर से होने वाले सेमिनार में विशेषज्ञों को बुलाकर प्रशिक्षण दिलवाने के निर्देश प्रदान किए। बैठक के अंत में परियोजना निदेशक आत्मा भरतपुर की ओर से तैयार फोल्डर वेस्ट डिकम्पोजर का विमोचन किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए, संघर्ष को सफलता के रूप में बदलते हुए, अपनी कठिनाइयों से लोहा लेते हुए खेती बाड़ी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जोधपुर के रावलचंद जी ने, जिन्होंने नवाचारी प्रगतिशील खेती तो की है, जैविक खेती को अपनाया है, लेकिन खेती में प्रयोगों को भी अपनाया है और साथ ही साथ इन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने लगभग 2.5 फीट लंबी शकरकंद का उत्पादन किया, जो उनके लिए कीर्तिमान है और दूसरों के लिए है प्रेरणा। उनके संघर्ष से सफलता तक के सफ़र में क्या क्या चुनौतियाँ आई, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उनकी जुबानी जानेंगे। मगर सबसे पहले रावलचंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जी स्वागत, नमस्कार। आज हम आपकी प्रगति की, आपकी सफलता की कहानियों को जानना चाहते हैं, लेकिन ये सच है कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। जब आपने खेती को अपनाया तो वो कौन सी बात थी जिसने आपको प्रेरणा दी खेती बाड़ी करने के लिए? जी,
शुरू में जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था तो उस समय मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से अकस्मात मृत्यु हो गई थी। तो सारे घर की स्थिति गड़बड़ा गई और घर का बोझ मेरे ऊपर आ गया था। तो मेरे को 9th क्लास बीच में छोड़ के और नौकरी पे जाना पड़ा। और शुरू में मैंने है जो स्टेशनरी की दुकान पे जोधपुर में नौकरी की। उसके बाद वहाँ पर्याप्त पैसे नहीं मिलने के कारण मेरे को छोड़ के और फिर उससे आगे कुछ तनख्वाह लेने के लिए मैं मद्रास चला गया। वहाँ मैंने कपड़े की दुकान पे नौकरी की और वहाँ साल भर रहने के बाद मेरे को लगा कि अभी भी पर्याप्त नहीं है, तो मैं वह छोड़ के और मैं वहाँ से बॉम्बे चला गया। साल भर बॉम्बे नौकरी करने के बाद लगा कि अभी भी तनख्वाह तो पर्याप्त है पर घर पे कोई नहीं है, घर संभालने वाला कोई नहीं है। तो उसके बाद मैं वापस गांव चला आया और गांव आने के बाद मैंने एक छोटी सी दुकान डाल दी। उस दुकान से धीरे धीरे साल दर साल मेरी अच्छी आमदनी होने शुरू हो गई और 2002 से मैंने 2014 तक अच्छी दुकानदारी की। और 2014 के बाद मेरा अच्छा दुकान चलने लगा। तो मेरे को लगा कि हाँ घर ठीक चल रहा है, दुकान ठीक चल रही है, लेकिन अपन जो खा रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि आसपास में देख रहे हैं किसी को कैंसर है, अल्सर है, घुटनों का दर्द है और जो पंजाब से कैंसर ट्रेन आ रही हैं, तो उससे देख के मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं है, तो अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो मेरे जो पुश्तैनी ज़मीन थी 30 बीघा, तो उस पर मैंने ट्यूबवेल करवा के और खेती स्टार्ट कर दी। तो खेती स्टार्ट करने के बाद शुरू में मेरे को लगा कि सारे किसान जो मूंगफली बाजरी वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने भी वही किया। तो लेकिन सेकंड साल में मेरे को लगा कि ये खेती महंगी है और सही नहीं है। तो उसके लिए मैंने सेकंड साल में ही खेती को परिवर्तन कर दिया। जैविक खेती में मेरा शुरू से ही रुझान था, क्योंकि देख रहा था आसपास में बहुत सारी बीमारी हो रही है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। तो मैंने फिर है जो सेकंड साल में सब्जी बुआई शुरू कर दी। उसके साथ मैंने गाजर और शकरकंद की बुआई की और गाजर और शकरकंद से अच्छा मुनाफा मिलने के कारण मैंने उसकी तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित हुआ। और उस सेकंड साल में मेरे को उसमें कुछ भाग अलग मिले, तो मैंने उनकी अलग बुआई करके और अलग खेती की। तो धीरे धीरे मेरी 3, 4 और 5 साल मेहनत के बाद मैंने सफ़ेद शकरकंद एक नई वैरायटी डेवलप की। जी राहुल साहब, आपने कहा कि सफ़ेद शकरकंद का आप उत्पादन करने लगे और हमने सुना है कि आप एक हल्की गुलाबी रंग की शकरकंद का भी उत्पादन ले रहे हैं। कैसे प्रेरणा मिली? और ये जो शकरकंद है किसान साथियों, इसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट के करीब है और एक अनूठी बात है। कैसे प्रेरणा मिली और कितना आपको इसके अंदर अनुसंधान या प्रयोग करना पड़ा, हमारे किसानों को बताइए। उसके लिए मैंने शुरू में देसी शकरकंद बोई गई थी। देसी में एक प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर रेशे बहुत थे। तो जो भी खरीदार था या देखने वाला था, खरीदार को लग रहा था कि इसमें रेशे बहुत है। तो मैंने उसको सलेक्शन करके रेशे रहित एक थार मधु वैरायटी तैयार की, जिसमें किसी प्रकार का रेशा नहीं और खाने में बहुत अच्छी थी। उसी थार मधु में से मैंने सलेक्शन विधि के द्वारा एक वाइट शकरकंद तैयार की। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी थी और उसकी तरफ धीरे धीरे मेरा शकरकंद की तरफ रुझान बढ़ता ही गया। और 5 साल मेहनत के बाद मेरी सफ़ेद शकरकंद तैयार हो गई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसी में से एक अलग वैरायटी सलेक्शन विधि के द्वारा तैयार की, वो मरु गुलाबी, जो 2 भाग करने के बाद बीच में से भी गुलाबी है। तो उस शकरकंद की न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई है और खाने में भी अच्छी है और मार्केट में उसकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। उस शकरकंद की नवाचार के लिए मेरे को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार मेरा शकरकंद तरफ रुझान बढ़ता गया। और जो भी मैं जैविक खेती में आदान कर रहा हूँ, उसमें घर के सारे जो बीज हैं वो मैं घर के तैयार कर रहा हूँ। जब सम्मान की बात आई है तो आपको बता दें कि रावल चंद जी को धरती पुत्र सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और आप तो सच्चे धरती पुत्र हैं ही, क्योंकि आप जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद जैविक खेती अपना रहे हैं। कैसे रुझान हुआ जैविक खेती की तरफ और जैविक खेती करते वक्त क्या क्या चुनौतियों का आपने सामना किया, हमारे दर्शकों को बताइए। जैविक खेती में शुरू में हमें बहुत सारी समस्या आई, लेकिन लोग शुरू में उसकी तरफ आकर्षित थे नहीं। तो हमें अकेले करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो 1 साल 2 साल जैसे ही मेरी फसल का उत्पादन बढ़ा, फसलें अच्छी होने लगी, भाव बाज़ार अच्छे मिलने लगे, लोग आने लगे, तो मेरे गांव के किसान और भी मेरी तरफ रुख करने लगे। धीरे धीरे मेरे कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, काजरी, उनके सारे किसान मेले लगने शुरू हो गए। तो इस प्रकार मैंने धीरे धीरे मेरे गांव के करीब 500, 600, 700 किसान हैं जो मेरे से जुड़ गए और वो सारी जैविक खेती करने लगे। आज देखते ही देखते 5 साल 7 साल में मेरे गांव के करीब 700 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। और उसमें भी पशुपालन के साथ साथ सारे इंसेक्टिसाइड और खेती में डालने वाले खाद, बीज और सारे घर के तैयार कर रहे हैं। किसान की आमदनी 2022 तक जब भी डबल हो सकती है, पशुधन और घर का बीज और घर का खाद तैयार हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी।
किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, ये ना सिर्फ किसानों का सपना है बल्कि हमारी सरकार भी यही चाहती है। और इसके लिए जैविक से अच्छा कोई भी एक उदाहरण या ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन राहुल साहब, जैविक खेती में कौन कौन से आदान खेती में डाले जाते हैं, कैसे उन्हें बनाया जाता है, इसके बारे में भी हमारे किसानों को बताइए। देखिए, खेती करने वाला प्रत्येक किसान, खेती और पशुपालन एक दूसरे के पहलू है। खेती के अगर करनी है तो पशुपालन ज़रूरी है, और पशुपालन कर रहा है तो खेती के साथ वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर पशुपालन कर रहा है तो जैविक खेती आसानी से होगी, पशुपालन के बगैर तो खेती जैविक संभव है नहीं। तो उसके लिए गाय के गोबर, उससे बनने वाली वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, गौमूत्र, और इसके अलावा खेत की बाउंड्री पे जो लग रहे हैं आक, नीम, धतूरा, खींप, वो सारी चीज़ें उनका पेस्टिसाइड बनवाना है। और गौमूत्र के द्वारा उनको खट्टी छाछ में स्प्रे में यूज़ करना है। तो इस प्रकार काफ़ी आदान है, 8-10 तरह के। जो मेंगनी खाद है, जो किसान 1 बीघे में 1 ट्रॉली डालता है और 10 बीघे में 10 ट्रॉली लगती है, उसी मेंगनी खाद को एक 10 बाई 10 का कुंड बना के उसमें फ़िल्टर लगा के और वो 10 किलो गुड़ डाल के अगर यूज़ करे तो 1 ट्रॉली खाद या 10 बीघे में काम करेगी। इस प्रकार 9 ट्रॉली की किसान के बचत हो जाएगी। तो ये भी एक जैविक खेती में मैंने अच्छा एक नवाचार किया है। तो वो भी हमारे किसान, गांव के किसान आते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। जैविक खेती है जो जहरीली खेती से सस्ती भी है, अच्छी भी है, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, घर के लिए भी अच्छी है और लोगों के लिए भी अच्छी है। तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि जैविक खेती करनी चाहिए, और जो अपने पशुपालन में सारे आदान मिल रहे हैं उस आदान के द्वारा ही जैविक खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। तो जैविक खेती खाने वाला और ख़रीदने वाले को अच्छे भाव दे के जाएगा। तो जैविक खेती आने वाले भविष्य में एक अच्छी खेती संभव है। रावल चंद जी, आपने कहा कि जैविक खेती या खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन हमारे ऐसे भाई जो सिर्फ पशुपालन करते हैं, खेती नहीं करते, वो जैविक खेती में कैसे योगदान दे सकते हैं, वो भी बताइए। जी, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो जिनके पास ज़मीन नहीं है और पशुपालन है, वो जैविक खेती में क्या दे सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जैविक खेती में गाय का गोमूत्र कलेक्ट करके वो दे सकते हैं, गोबर दे सकते हैं, केंचुआ खाद बना के वो अच्छे भाव में बेच सकते हैं, और अपना खुद का जो भी मटेरियल मिल रहा है, खट्टी छाछ अच्छे भाव में बेच सकता है, अपना अच्छा जैविक A to घी बना के अच्छे भाव में बेच सकता है। तो मैं कहता हूँ कि जो जिनके पास ज़मीन नहीं है और पशुपालन है, वो ही अच्छा मतलब खाद वगैरह, कंपोस्ट वगैरह तैयार करके, और जो खेती करने वाले किसान हैं उनको वो भाव में दे सकता है और उनको अच्छी आमदनी हो सकती है। रावल चंद जी, हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं जो कि हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारती है, उस उत्पादन को खाने वाले जो उपभोक्ता है उनके स्वास्थ्य को सुधारती है, किसानों की आमदनी बढ़ाती है। स्वास्थ्य की बात आती है तो आपके जो जैविक गेहूं है, चाहे वो काला गेहूं हो या लाल गेहूं हो, ना सिर्फ उनकी औषधीय गुण बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि उनकी मांग भी है। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बताइए। जी, मेरा है जो अब रही जैविक खेती में खाने के आदान, जो जैविक खेती में बन रहा है वो सब खाने में ही काम आ रहा है। तो उसमें मेरे गेहूं की तरफ ध्यान गया कि गेहूं में कौन सी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने सादे गेहूं के बाद काले गेहूं के बाद बैंगनी गेहूं के बाद लाल गेहूं के बाद गोड़ सोने मोती गेहूं, वो सारे गेहूं लगाए। और सोना मोती गेहूं एक ऐसा गेहूं है जो खाने के लिए, जिसको खाने में एलर्जी है, जो गेहूं नहीं खा सकता है, वो भी सोना मोती गेहूं खा सकता है। और जिन बच्चों को हाई प्रोटीन चाहिए वो काले गेहूं का यूज़ कर सकता है। तो उनके भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, उसमें जैविक खेती में जो आमदनी है वो भी अच्छी हो रही है, और जिनको खाने का शौक़ है वो उनको अच्छी चीज़ खाने के लिए मिल रही है। रावल चंद जी, जैविक खेती से आपने सफलता के परचम ही लहरा दिए हैं, बहुत से किसान आपसे प्रेरित भी हो रहे हैं। आप हमारे किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको ऐसी बात बताना चाहेंगे जिससे वो और प्रोत्साहित होकर जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं? मेरा ये कहना है कि जैविक खेती करने वाला प्रत्येक किसान अपने घर का खाद बनाएं, घर का स्प्रे बनाएं, घर का बीज उपचार बनाएं और घर की सारी दवाएं बनाएं। और जब बीज और दवाई घर की हो जाएगी तो उसको खेती में खर्चा है जो आधे से भी कम हो जाएगा। तो मेरा प्रत्येक किसान से यही कहना है कि वो जैविक खेती करें और सारे आदान है जो घर के बनाएं। उनको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कृषि विज्ञान केंद्र जाएं और वहाँ इसकी पूरी जानकारी लें। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले 5-7 साल में मेरे से प्रभावित हुए हैं। मेरे गाँव के करीब, पहले मैं अकेला किसान था, धीरे धीरे साल 10 साल बढ़ते बढ़ते 700 किसान बढ़ गए। तो लगता है कि अगर मेरे साथ 700 किसान जुड़ गए हैं। अभी राजस्थान में खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों का ये कोरोना के बाद इम्यूनिटी वाला सिस्टम होने के बाद जैविक की मांग बढ़ गई है। तो किसानों का भी ऑटोमेटिकली जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको अगर ध्यान नहीं है कि कैसे करनी है,
तो उसके लिए ये तो मेरा कहना है कि या तो किसी किसान से सलाह लें या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जाएं और वहाँ सलाह लेके और जैविक खेती की तरफ रुख करें। रावल साहब, आपके सफ़र की बात तो हमने की, बात करें भविष्य की। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं खेती को लेकर, और क्या नए प्रयोग आप करने वाले हैं, और क्या नए उत्पाद हमें और हमारे किसान साथियों को देखने को मिलेंगे, बताइए। जी, जैविक खेती तो मैं अच्छी तरीके से कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आने वाले समय में अब मेरे जो फार्म पे होने वाले सारे आदान, उसकी ग्रेडिंग, पैकिंग और सारा जो बाज़ार में बिकता है वो मेरे फार्म पे बिकेगा। और मेरे फार्म पे एक जो शॉप लगाई है मैंने, उसमें करीब 50 तरह के मेरे खेती में पैदा होने वाले अनाज वगैरह, उसको ग्रेडिंग, पैकिंग करके और बाज़ार में बेचने का सिस्टम हो जाएगा। अगर मेरे फार्म पे होगा तो और किसानों के फार्म पे हो जाएगा, तो किसान खुद ही एक अच्छा दुकानदार बन जाएगा और अपना खुद का उत्पादन और पैकिंग और बेचना दोनों ही काम खुद ही करेगा। तो आने वाले समय में किसान इस प्रकार अच्छा एक बिजनेसमैन भी होगा साथ साथ में खेती के साथ। रावल साहब, आपको जानकर, आपसे बात करके ये तो हम समझ गए कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, सिर्फ अपना विकास करना नहीं है, बल्कि आप अपने साथी किसानों का भी हाथ पकड़कर उन्हें उन्नति की राह पर आगे ले जा रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। आपका ये कारवां यूं ही फले फूले, हमारे प्रदेश के किसान, हमारे देश के किसान यूं ही जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं, इसी कामना के साथ आप कार्यक्रम में आए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि रावल चंद जी की प्रगतिशील किसान वाली कहानी को जानकर, उनके संघर्ष को जानकर और उनकी मेहनत को जानकर आप सब भी प्रेरणा ज़रूर लेंगे और खेती बाड़ी में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला आज कृषि दर्शन में बस इतना ही, पर वादा करते हैं नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।